क्या आपने कभी 999 रुपीस में एसी रूम बुक किया है एक ब्रांडेड होटल में? अगर हाँ, तो चांसेस है कि आपने ओयो रूम्स यूज किया हो। एक 19 साल का लड़का रितेश अग्रवाल ने डिसाइड किया कि इंडिया के होटल इंडस्ट्री को ही बदल देंगे, और बस वहीं से शुरू हुआ ओयो की कहानी। ओयो ने बजट होटल्स को एक नए लेवल पे ले गया। स्टैंडर्डाइज्ड रूम्स, इजी बुकिंग्स और अफोर्डेबल प्राइसेस, हर मिडिल क्लास ट्रैवलर के लिए एक रिलायबल ऑप्शन। सिर्फ कुछ ही सालों में ओयो बन गया एक स्टार्टअप सेंसेशन, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन जितनी तेजी से ओयो उतरा था, उतनी ही तेजी से प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई। तो आखिर ओयो के साथ क्या हुआ? कैसे बना एक स्टार्टअप आइकॉन और फिर फेस किया इतने बड़े चैलेंजेस? इस वीडियो में हम जानेंगे ओयो की फुल स्टोरी, उसका राइज, फॉल और फ्यूचर। लेट्स बिगिन। एक टाइम था जब इंडिया में बजट ट्रैवल का मतलब होता था कॉम्प्रोमाइज। गंदे रूम्स, टूटा हुआ बाथरूम्स और स्टाफ का रूड बिहेवियर। ना प्राइस फिक्स होता था, ना सर्विस का स्टैंडर्ड। किसी भी नए शहर में जाना मतलब एक टेंशन, रहने का जुगाड़ कैसा होगा। तभी एंट्री हुआ था ओयो रूम्स की। आइडिया सिंपल था, हर बजट ट्रैवलर को मिलेगा एक क्लीन, स्टैंडर्डाइज्ड और अफोर्डेबल स्टे। रितेश अग्रवाल ने देखा कि इंडिया में छोटी होटल्स की सप्लाई तो है, पर क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस मिसिंग है। ओयो ने इन छोटी होटल्स को एक ब्रांड के अंदर ऑर्गेनाइज किया। कस्टमर के लिए एक ऐप से रूम बुक करो, बिना बार्गेन, बिना चिंता। और होटल ओनर के लिए बेटर ऑक्यूपेंसी, टेक सपोर्ट और ब्रांडिंग। ओयो ने एक तरह से उबर फॉर होटल्स बनाने की कोशिश की, जहां सारे प्लेयर्स एक स्टैंडर्ड सिस्टम में काम करते हैं। 2013 में स्टार्ट हुआ स्टार्टअप सिर्फ कुछ साल में 100 से भी ज़्यादा सिटीज़ तक एक्सपांड हो गया। और बात सिर्फ इंडिया तक ही नहीं सीमित रही। ओयो ने चाइना, यूएई, यूरोप, सब जगह अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया। ओयो का राइज लाइटनिंग फास्ट था, लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या क्या ओयो ने जो बाकी नहीं कर पाए? सबसे पहले उन्होंने एक्सपांशन में कोई स्लो मोड नहीं रखा। हर महीने नए शहर, नए होटल्स ऑनबोर्ड किए। ब्लिट्ज स्केलिंग जिसे कहते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में। ये स्ट्रेटेजी रिस्की थी, लेकिन उनका फोकस क्लियर था। पहले मार्केट कैप्चर करो, बाद में स्टेबलाइज करो। फिर आई फंडिंग की बारिश। सॉफ्टबैंक जैसे इन्वेस्टर्स ने ओयो पर भरोसा दिखाया और करोड़ की फंडिंग मिली। एयरबीएनबी जैसे ग्लोबल प्लेयर्स ने भी इन्वेस्ट किया, और मेक माई ट्रिप, Booking.com के साथ टाई अप्स ने एक्सपोजर और बुकिंग्स दोनों बढ़ा दिया। ओयो के बिजनेस मॉडल भी स्मार्ट था। ओन्ड होटल्स नहीं, पार्टनर होटल्स। छोटी प्रॉपर्टीज को फ्रेंचाइजी बना के ओयो के अंडर लाना। होटल ओनर को मिला ब्रांडिंग और टेक, और ओयो को मिला स्केल और विजिबिलिटी। पर असली मैजिक था उनका टेक बैकएंड। प्राइसिंग एल्गोरिदम रियल टाइम एडजस्ट करता था डिमांड के हिसाब से। होटल ओनर्स के लिए एक कंप्लीट डैशबोर्ड था, बुकिंग्स, पेमेंट्स, रिव्यूज सब एक जगह। ओयो ने कस्टमर डेटा को समझ के काम किया। कौन से एरियाज में डिमांड है, क्या प्राइस पॉइंट पे लोग बुक करते हैं, किन फीचर्स की डिमांड ज़्यादा है। इन सब एनालिसिस से उन्होंने हर सिटी में अपनी स्ट्रेटजी ऑप्टिमाइज की। ये सब पॉइंटर्स के कॉम्बिनेशन बना ओयो का ग्रोथ इंजन। इनोवेशन, फंडिंग, पार्टनरशिप्स और टेक का परफेक्ट मिक्स। लेकिन जैसे हर फास्ट मूविंग ट्रेन को ब्रेक्स लगती है, ओयो की जर्नी में भी स्लो डाउन आया, और प्रॉब्लम्स भी। हर स्टार्टअप की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ओयो के लिए वो पॉइंट था ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्सपांशन। जब आप हर शहर, हर गली में ओयो का बोर्ड लगा दो, तो कंट्रोल और क्वालिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं। होटल्स ऑनबोर्ड तो हो जाते थे, पर ट्रेनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और सर्विस का ध्यान नहीं रखा गया। कई होटल ओनर्स ने कहा ओयो ने उनसे गलत प्रॉमिसेस किया। बुकिंग का रेवेन्यू कम था, कमीशन ज़्यादा काट लिया गया। ट्रस्ट ब्रेक होने लगा, और पार्टनर्स ने ओयो छोड़ना शुरू कर दिया। जो कस्टमर एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा था, उसे मिला डिसअपॉइंटमेंट। चेक इन में इश्यूज, गंदे रूम्स, और कभी कभी तो बुकिंग ही कैंसिल हो जाती थी। ब्रांड का इमेज लगातार गिरता गया। ओयो का मॉडल हेवीली फंडेड था। एग्रेसिव ग्रोथ के चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी भूल गए थे। जितनी बड़ी फंडिंग आई, उतना ही बड़ा बर्न रेट हुआ। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का मॉडल वीक पड़ने लगा। फिर आया कोविड-19 और पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री ही बंद हो गया।
ऑक्यूपेंसी जीरो, ले ऑफ शुरू। ओयो ने अपने स्टाफ कट किया, ऑपरेशन श्रिंक किए और क्राइसिस मोड में चला गया। एक वक्त था जब ओयो हर ट्रैवल ऐप का टॉप रिजल्ट था, लेकिन ओवर एक्सपांशन, क्वालिटी इश्यूज और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ने एक यूनिकॉर्न को कोलैप्स के एज तक ले आया। जब दुनिया लॉकडाउन में चली गई, ट्रैवल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट वैनिश हो गई। प्लेन्स ग्राउंडेड, ट्रेन्स बंद और लोग घरों में बंद हो गए। ओयो, जिसका एग्जिस्टेंस पूरा बिजनेस ट्रैवल और स्टेज पर डिपेंड करता था, उसके लिए ये एक नाइटमेयर था। एक दिन पहले तक रूम्स फुल थे, अगले ही दिन पूरा कैलेंडर खाली। अक्रॉस इंडिया और ग्लोबली ओयो के थाउजेंड्स ऑफ होटल्स सडनली आइडल पड़ गए। रेवेन्यू का स्ट्रीम पूरा बंद हो गया। कंपनी के पास कैश फ्लो कम था और बर्न हाई। ओयो ने अपना स्टाफ ड्रास्टिकली रिड्यूस किया। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज का या तो निकाल दिए गए या सैलरी कट करके अनपेड लीव में भेज दिया गया। जो होटल पार्टनर्स पहले ही डिससेटिस्फाइड थे, उनका भरोसा और टूट गया। बुकिंग्स थी नहीं और उन्हें ओयो से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कई होटल्स ने ओयो के साइन बोर्ड्स हटा दिए और इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने लगे। इन्वेस्टर्स को भी लगने लगा कि ओयो का मॉडल इतना स्केलेबल और सस्टेनेबल नहीं है। वैल्यूएशन गिर गई और मीडिया ने ओयो को फॉलन यूनिकॉर्न कहना शुरू कर दिया। पर इस बीच ओयो ने भी गिव अप नहीं किया। कुछ होटल्स को क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया गया, कुछ प्रॉपर्टीज को लॉन्ग स्टे और रिमोट वर्कर्स के लिए ऑफर किया गया। ओयो ने क्राइसिस के बीच नए सर्वाइवल मॉडल्स टेस्ट किए। कोविड ने सिर्फ ओयो नहीं, पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, लेकिन ओयो के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया। क्या कंपनी इस इम्पैक्ट से रिकवर कर पाई और आगे का रोड मैप क्या है? मेरा मकसद यहाँ कोई सक्सेस और फेलियर की कहानी नहीं कहना। ये एक केस स्टडी है हर उस एंटरप्रेन्योर के लिए जो बड़ा सोचता है। सबसे पहला लेसन, ग्रोथ के चक्कर में कंट्रोल मत खोना। ब्लीड स्केलिंग तभी काम करता है जब बैक एंड स्ट्रांग हो। अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो तो स्केल भी टॉक्सिक बन जाता है। ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल होता है और एक बार टूटा तो वापस लाना और भी मुश्किल। ओयो ने होटल पार्टनर्स और कस्टमर्स दोनों का ट्रस्ट लूज किया और उसका इम्पैक्ट उनके ब्रांड इमेज पे क्लियरली दिखा। फंडिंग लाना एक आर्ट है, लेकिन बिजनेस बनाना एक साइंस। रेवेन्यू बढ़ाना इजी है, प्रॉफिट बनाना टफ। ओयो के केस में बर्न रेट इतना हाई था कि लॉन्ग टर्म विजन वीक पड़ गया। टेक से ऑपरेशंस ऑटोमेट हो सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी एक ह्यूमन फर्स्ट इंडस्ट्री है। सर्विस, ट्रेनिंग और गेस्ट एक्सपीरियंस को टेक से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पैंडेमिक ने एक चीज़ क्लियर कर दी, अगर आपका बिजनेस सिर्फ गुड टाइम्स के लिए बना है तो टफ टाइम्स में वो टिक नहीं पाएगा। ओयो जैसे यूनिकॉर्न्स के लिए ये एक वेकअप कॉल था कि सस्टेनेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। ओयो ने गलतियाँ की, लेकिन उनसे लेसन्स भी तो सीखे। हर फाउंडर के लिए ये कहानी एक रिमाइंडर है कि विजन होना ज़रूरी है, लेकिन विजन के साथ साथ ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ना और भी ज़रूरी है। जितना तेज डाउनफॉल हुआ, उतना ही बड़ा सवाल भी आया, क्या ओयो वापस अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा? ओयो ने अपनी स्ट्रेटजी को रीसेट किया है। अब हर शहर में दिखाने के बजाय फोकस्ड और प्रॉफिटेबल लोकेशंस पे ध्यान दिया जा रहा है, मतलब क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट। ओयो ने अपने टेक स्टैक को और स्मार्ट बनाया है, लेकिन इस बार ट्रेनिंग और कस्टमर सपोर्ट पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ओयो ने टेक्नोलॉजी को ह्यूमन टच देके कैसे दोनों को बैलेंस बनाना सीख लिया है। इंडिया के बाहर भी ओयो ने अपना प्रेजेंस ग्रो किया है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप। और ट्रेडिशनल होटल रूम्स के अलावा लॉन्ग स्टे रेंटल्स, कोवर्किंग, को लिविंग और हॉलीडे होम्स जैसे नए फॉर्मेट्स एक्सप्लोर हो रहे हैं। होटल पार्टनर्स के साथ ट्रस्ट रिबिल्ड करने के लिए ओयो ने नया एग्रीमेंट्स, बेटर रेवेन्यू शेयरिंग, मीटअप्स और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। ये एक स्लो बट नेसेसरी प्रोसेस है। फाउंडर रितेश भी अब ज़्यादा मैच्योर और ग्राउंडेड दिखते हैं। गलतियों से सीखना, उन्हें एक्सेप्ट करना और फिर से खड़ा होना, ये रियल एंटरप्रेन्योरशिप होता है। कमबैक की राह इजी नहीं है, पर अगर कंपनी ने अपने पास से सीख लिया है तो ओयो एक बार फिर बजट ट्रैवल का किंग बन सकता है।
क्या आपको लगता है ओयो वापस उठेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे रियल स्टार्टअप स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। थैंक यू।